तमाम पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुकेश जी, जैसा कि आपने शीर्षक दिया सूर्यास्त शब्द का प्रयोग करते हुए, तो वो सूर्यास्त हो चुका है। उसकी केवल अब कहानी लिखी जानी बाकी है, पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। वो सूर्यास्त तो उसी दिन हो गया था जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से लोकसभा का चुनाव हारा था। वो शुरुआत हो गई थी वहां से। उसकी उस वो जो सूर्यास्त था, उसकी जो भूमिका थी वो उसी दिन तय हो गई थी जब 2024 के विधानसभा चुनाव में, जब सोनीपत जिले में और जींद जिले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतकर सामने आए। सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां मतदाताओं ने हुड्डा का साथ नहीं दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया। खरखोदा विधानसभा क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल है, आशा हुड्डा का मायका है, लेकिन वहां से भी पहली बार भाजपा का उम्मीदवार जीता। गोहाना विधानसभा क्षेत्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता था उसे। हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी आखिरी रैली गोहाना के अंदर ही की थी। उस रैली में कहा गया था कि देश में कभी इतनी भीड़ नहीं आई जितनी इस रैली में आई है। हालांकि वो भीड़ का क्या पैमाना, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी गोहाना में इस बार भाजपा के उम्मीदवार जीते। तो कहने का मतलब ये है कि हुड्डा के गढ़ की शुरुआत तो बहने की हो चुकी है। हुड्डा का गढ़ अब नहीं बचा, वो सूर्यास्त की शुरुआत हो चुकी। इसके बाद रोहतक में चुनाव होता है नगर निगम का। नगर निगम के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर जिस वार्ड में आता है, जिस बूथ पे उनका घर है, मतदान केंद्र में उनका घर आता है, जिस बूथ पे उनकी वोट है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को कि वहां कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। उस बूथ से भी कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई, उस वार्ड से भी कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा नेता समझे, अपने पुत्र से आगे उसे कुछ दिखाई ही ना दे। राजनीति में आपको सभी को साथ लेके चलना होता है। सर्व समाज से कोई भी पार्टी खड़ी होती है, सबके प्रति एक अच्छा नजरिया जो रखेगा वो नेता आमतौर पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से कांग्रेस में एक एक अलग अलग समुदाय के, अलग अलग बिरादरी के नेताओं को खत्म करने का काम किया, सिर्फ अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और वो पुत्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने तक बाकायदा अपने बेटे को 2 बार सांसद बनवा चुके थे, 3 बार सांसद बनवा चुके थे। मतलब आप देखिए कि अगर अगर वो सारी चीजें उनके फेवर में हैं, उनके पक्ष में सारे समीकरण हैं, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे ने अपना खुद का कोई नेटवर्क खड़ा किया होता, तो क्या अपनी एक सीट बचाने में वो कामयाब नहीं होते? जी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना इतना बड़ा नाम कांग्रेस में उनका लिया जाता है, हरियाणा में भी कुछ लोग उनका नाम इतना बड़ा लेते हैं, लेकिन 2019 के ही लोकसभा चुनाव में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनीपत से करारी हार नहीं हुई? जी। क्या रोहतक से उनके बेटे की हार नहीं हुई? यानी जो पिता पुत्र अपनी सीटों को भी ना बचा पाए, वो मैं ये कहूंगा कि इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का काम किया। अगर आप देखेंगे जी। तमाम चीजें, चाहे जी। उसमें आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती थी या समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट उनसे मांग रही थी, उसके बावजूद इन्होंने जी। उनको सीटें नहीं देने दी। जी। फिर टिकटों का बंटवारा। अजय चौधरी जैसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को, जिन्हें केवल इसलिए टिकट नहीं लेने दी गई
कि वो कुमारी शैलजा के पक्ष के थे। जी मतलब वो उन चीजों का मैसेज गया ना, उन चीजों का एक गलत मैसेज गया लोगों के अंदर, जी और वही कारण बना कि फिर चुनाव के दौरान जब प्रचार था, उस प्रचार के दौरान जो हुड्डा के चहेते लोगों ने मंचों पे खड़े होकर युवाओं की छातियां नापने का काम किया, ये जी कहने की वो शुरुआत की कि अब भर्ती में तुम्हारा नंबर आएगा, हमारे हल्के से इतने लगेंगे, यानी कि भर्तियां पहले से बंटने लगी। तो ये जी कुछ ऐसे चीजें रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो सूर्यास्त हुआ ही हुआ, कांग्रेस का भी सूर्यास्त हुआ। और आप इसको हुड्डा का सूर्यास्त क्यों नहीं मानेंगे जब 7 महीने से हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं है। जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष खुद विधानसभा का चुनाव हारे, वो प्रदेश अध्यक्ष जो बहुमत में आती पार्टी को बहुमत तक नहीं ले जा पाए, जो जी 37 पर उनकी पार्टी रुक गई, उन्होंने एक बार भी पार्टी की हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, केवल बहुत इसलिए कि कहीं पार्टी त्याग पत्र ना ले ले। या बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, तो वो जी सूर्यास्त तो हो चुका, अब केवल उसकी स्क्रिप्ट लिखी जानी बाकी है। और ये अभी मेरे को ना अभी आधा घंटा पहले ही किसी का फोन आया था कि ये स्क्रिप्ट भी जो है ये बहुत जल्दी ही लिखी जाएगी, जी और जी जनता के सामने कांग्रेस का अगला आदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सूर्यास्त पे पूर्णतया मोहर लगाने वाला होगा, ऐसा जी मुझे लगता है। जी बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने, क्योंकि हमारे सूत्र यही हमें इशारा कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में प्रदेश का नेतृत्व भी उस व्यक्ति या उस व्यक्तित्व को सौंपने जा रही है जो हरियाणा हुड्डा से इत्र है, यानी कि वो बिल्कुल। गुलाबी पगड़ी वाले जो हैं उनसे अलग रहेंगे। और वहीं देखिए गुलाबी संगठन में पगड़ी जितना वाला, भी संगठन निर्माण हो रहा है उसमें भी उन चेहरों को तरजीह दी जा रही है जो कभी हाशिए पर धकेल दिए गए थे। बिल्कुल। देखिए कांग्रेस में दो तरीके से चीजें चल रही हैं, एक तो उन लोगों को आगे लाने का थोड़ा मौका दिया जाएगा जरूर है, और दूसरा अगर किसी आदमी को, अब ये मान के चलिए कि कोई कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहे कि मेरे ग्रुप के किसी आदमी को की ताजपोशी हुई है या उसे कोई पद मिला है, तो उस पे मतलब यकीन ना करें, क्योंकि अब जो कांग्रेस में जिन लोगों को, जिन नामों पे विचार चल रहा है, वो भले ही हुड्डा के कैंप के गिने तो जाते हैं, जी लेकिन वो पूर्णतया हुड्डा के मानेंगे ऐसा नहीं है। जी उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के जो अन्य जो प्रमुख धुरी हैं, उन नेताओं नेत्रियों से भी वो बराबर संपर्क में है, और जी बाकायदा उनकी अपनी कुछ मेरिट्स हैं जिन नामों पे चर्चा हुई है। एक नाम मैं यहाँ अभी नहीं लूंगा, जी उस नाम पे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ने पूरी वीटो कर दी कि जी नहीं, इनको हम नहीं बनने देंगे। तो जी अब जिस नाम पे फिलहाल विपक्ष के नेता के नाम पे जो चर्चा है, तो उस जी की अपनी खुद की मेरिट है, उनका अपना जी व्यक्तित्व है, और जी उस नाम पे कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से मंथन कर रही है, विचार कर रही है, और ये नाम जल्दी सामने आ सकता है। फिर जो आपने कहा कि हुड्डा कैंप, हुड्डा ग्रुप जी जो है, जी हुड्डा ग्रुप जिस सोनीपत, रोहतक, झज्जर, इन जी प्रमुख 3 जिलों को, जिन इनकी विधानसभा सीटों को ये अपनी जागीर की तरह समझते थे, और जी जब वहां से अगर उनका किला ढहने की शुरुआत हुई है, तो आप बहुत मतलब ये अचंभित ना हो हम जी कि आगे भविष्य में रोहतक में भी हुड्डा को बड़ा डेंट लग सकता है। जी जो जी जहां वो अपना वार्ड नहीं जिता पाए अपनी पार्टी की उम्मीदवार को, जी महिला उम्मीदवार थी वहां पे, जी तो जी फिर जी आप सोचिए कि आप अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस में नहीं जीत पा रहे, तो फिर मतलब क्या ही बचता है। चलिए, मैं आपके पास फिर लौटता हूं अजय। अब मैं सुरेंद्र भाटिया जी की तरफ चलता हूं। सुरेंद्र जी, मैं पहले से ही आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि अभी जितनी भी बातें हुई हैं, अजयदीप जी ने भी इसको जो है वो पूरी तरह विश्लेषण किया है। आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा से हुड्डा की राजनीति की सूर्यास्त का समय आ गया है? और क्या हुड्डा इतनी शीघ्रता से, इतनी विनम्रता से हाईकमान के हुक्म को मान लेंगे? क्योंकि आपके लिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा और संजीदा करता हूं। मुकेश जी, जो चीज अजय जी बता रहे थे, 2019 में रोहतक में एक जनसभा रखी गई थी
जी जिसमें एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं था। उसी समय से बात आ रही थी कि हुड्डा साहब कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। जी अब वो जी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मुझे हुड्डा साहब से ज्यादा कांग्रेस हाई कमान पर गिला है। जी कांग्रेस हाई कमान क्या देख रही है? कांग्रेस हाई कमान ने जिस व्यक्ति को 67 एमएलए के साथ 2005 में भजन लाल को एक साइड में बैठाकर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाया, उनके जी नेतृत्व में 4 चुनाव लड़े, जी वो नहीं जिता पाए। हम कई बार बात कर चुके हैं, अजय जी भी कई साथ में पैनल में थे। हुड्डा साहब ने हुआ क्या है? हरियाणा में हुड्डा साहब ने कांग्रेस को खुद हराया। जी वो कैसे हराया है? मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं। वैसे जी उदाहरण मेरे पास 21 सीटों के उदाहरण हैं। बहादुरगढ़ की सीट रोहतक की बिल्कुल साथ की सीट है। चाचा भतीजा का झगड़ा था, चाचा और भतीजा दोनों हुड्डा साहब के साथ थे। हुड्डा साहब ने पिछली बार 19 में चाचा को टिकट दिया और ये वादा जी किया पूरी पंचायत में, अनेक गांव की खाप में पंचायत में वादा किया अगली बार भतीजा को देंगे। जी इस बार भतीजा को ये कह के मना कर दिया कि सभी सिटिंग को टिकट दी जाएगी। और ये फार्मूला सभी सिटिंग को जो देने का फार्मूला है, हमारे यहाँ अभय सिंह तो अनेक बार आरोप लगा चुके हैं भी ये फार्मूला उन्हें भाजपा ने सुझाया था भी सभी सीटिंग को, जी क्योंकि जी चाहे आप विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, बिल्कुल विधायकों के विरुद्ध जो भी सिटिंग विधायक होता है उनमें से कुछ विधायकों के विरुद्ध बड़ा रोष होता है। जी बहादुरगढ़ की टिकट नहीं बदली, चाचा जो जिसको टिकट हुड्डा साहब ने दी, भतीजे ने 30,000 से ऊपर की जीत हासिल की और भाजपा को समर्थन दे दिया। जी दूसरी सीट जी उन्हीं के भतीजे, रिश्ते में भतीजे, जी उचाना की सीट जहां 1.25 लाख जाटों के वोट हैं, जी वहां पे 2 जाट उम्मीदवार, एक जी विकास काला और एक वरिंदर गोगड़ी खड़े हुए। जी दोनों हुड्डा साहब के व्यक्ति थे और एक को 31,000 वोट मिले, एक को 13,000 वोट मिले और उचाना से 32 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए और एक ब्राह्मण जो थे वहां पे वो जीते। जी केवल उनकी लापरवाही, मैं नाम नहीं लूंगा, जी एक जी जी हुड्डा गुट के नेता हैं, वो मेरे मित्र हैं, तो चुनाव से पहले बातचीत चल रही थी, हम बैठे थे तो कहते क्या होगा, मैं कहा 60 से 65 सीट कांग्रेस की आ रही है। जी तो वो फट बोले हमें 60-65 नहीं चाहिए, जी हमें 40-42 सीट चाहिए। ये जैक से 40 और 42 रोकी नहीं गई, वो जी 37 पे पहुंच गई। जी इनको लगता था 40-42 सीटें हमारी आएंगी, 15-20 इंडिपेंडेंट आएंगे, 2-4-5 और किसी के आएंगे, 25-26 बीजेपी के आएंगे और ये चुनाव हार गए। एक चीज और, हुड्डा जी साहब के बहुत खासम खास एक एमएलए है, मैं फिर उनका नाम नहीं लूंगा, जी वो एमएलए 4 बार बने। जी तो वो मेरे मित्र हैं, तो वो कहने लगे जी मैं बड़ी मुश्किल से इस बार विधायक बना। जी तो मैंने कहा जी क्या हुआ, आप तो रोहतक जिले में थे। जी तो कहने लगा जी रोहतक जिले में मुझे वहां पे 40 लोगों को दीपेंद्र हुड्डा ने थापी मारी कि जी आपको टिकट देंगे। टिकट एक को मिलनी थी और जिन 40 लोगों को मेरे बराबर खड़ा किया जी उनमें से 36 वार्डों में मैं चुनाव हार गया। जी ये कुछ कारण थे। आपने पहले 2500 से अधिक उम्मीदवार बना दिए और अधिकांश स्थानों पर जी आपने उम्मीदवार खुद खड़े किए। जहां भी दीपेंद्र हुड्डा जी गए जी वहां जो भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावशाली मिला उसको ये कहा अगली टिकट तेरे को देंगे। जी टिकट एक को मिलनी थी। अगर वो 90 हलकों में 10-10 मिनट की मीटिंग करते, चाहे जूम मीटिंग करते, सभी टिकटार्थियों के साथ, उनको जी कहते अपनी सरकार आ रही है आपको एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरकार आने पे 2,000 आदमी कम से कम सीधे एडजस्ट होते हैं। बिल्कुल 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 तो वो काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने नहीं किया। और 5 सीटें मैं गिनवा देता हूं आपको। 2 सीटें हमारे जिले में, जी डब जी वाली और रानिया, आम आदमी पार्टी से समझौता होता तो जी 100% जी 607 वोटों से डब वाली की सीट हारे
जी जहां आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह 6800 वोट ले गए और रानिया सीट 4131 वोटों से हारी कांग्रेस, जी वहां 5800 वोट आम आदमी पार्टी ले गया। इसी प्रकार रेवाड़ी की सीट। तो आप आम आदमी पार्टी के साथ संसद में चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं, जी आप उन्हें 5 सीट देते, जी 5 सीट देते, आप चुनाव जीतते। ये सब एक फार्मूला था, हुड्डा साहब के दिमाग में एक फार्मूला था, जी किसी ना किसी तरह कुमारी शैलजा को नीचा दिखाओ। जी और उनको नीचा कहाँ दिखाया? जी कुमारी शैलजा ने, देखो अगर हम बराबर की नेता मानते हैं कुमारी शैलजा को, या 60% हुड्डा साहब को नेता बड़ा मानते हैं, 40% कुमारी शैलजा को मानते हैं। जी कुमारी शैलजा ने नारनौल की एक सीट पे, और वो जिस व्यक्ति को, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आईपीएम रहे हैं देवीलाल की मिनिस्ट्री में, जी उनके बेटे डॉक्टर अजय चौधरी को बिल्कुल टिकट की अनाउंसमेंट की थी। जी केवल 90 में से एक सीट, जानबूझ के उसकी सीट, न केवल उसकी टिकट काटी गई, जी बल्कि वहां के लोगों ने उनके विरुद्ध अपशब्द बोले। कुमारी शैलजा ने, मैं मानता हूं, एक सीट उन पे आरोप लगता है, अम्बाला की सीट, चित्रा की सीट कटवाने की उन पे भी आरोप लगता है, भी उन्होंने बिल्कुल कटवाई। जी 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 लेकिन वहां पे दीपेंद्र हुड्डा गए, एक ही मकान में बाप बेटा रहते थे, निर्मल सिंह जी के विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहा था जी उसको बैठाया, चित्रा से बात नहीं करी। बिल्कुल अगर देखो, आपने फिर उसके बाद, मैं जी आपको बीजेपी और कांग्रेस में अंतर बता देता हूँ। वैसे बीजेपी उसी पद चिन्हों पे चली हुई है, बिल्कुल जिस ढंग से गौतम जी और डॉक्टर अरविंद ने विधानसभा में एक दूसरे को गोबर खिलाया जी और एक जी दूसरे को आरोप लगाया, तो वो बिल्कुल उसी पद चिन्हों पे चले हुए हैं। जी एक चीज में अंतर है, जी अनिल विज जी नाराज होके वापस आ गए थे, अंबाला जी आ गए थे, तुरंत नायब सिंह सैनी पहुंचे, मनोहर लाल जी पहुंचे, बड़ोली जी पहुंचे, उनको बनाया। जी अगर कुमारी शैलजा की नाराजगी थी तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने वाली कुमारी शैलजा थी, जिसे वो अपनी छोटी बहन मानते थे। वो जाते उनके पास और बिल्कुल उनको कहते हम मिलजुल के सरकार बनाएंगे, आप निकलो बाहर। जी नहीं गए। जी किस ये सभी कारण से हुड्डा साहब को ये लगता था, हुड्डा कैंप को लगता था, सरकार हमारी बन रही है, चाहे किसी को हम टिकट दें। जी और कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं पे आप ललन टॉप की एक रिपोर्ट, मौसमी सिंह की एक रिपोर्ट देख लें, जी किस ढंग से रात, लास्ट दिन जी 11 और 12 की रात को जो टिकटें दी गई, उनमें पैसों के आरोप लगे, उनमें चरित्र के आरोप लगे। जी कांग्रेस की टिकटों की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीजें, खुद बनी बनाई बात को हुड्डा कैंप ने इसको खराब किया। जी मैं तो आज भी ये मानता हूं, जी कांग्रेस हाईकमान को नई, देखो हुड्डा साहब लगभग 80 साल, 79 पार कर गए हैं बिल्कुल या बिल्कुल जी 79 के हैं। जी हुड्डा, उनको कोई ना कोई ऐसा गीता लाना चाहिए, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे एबीसी कोई भी हो, बिल्कुल किसी को भी आप लेके आओ, अगले 10-20 साल के लिए अपना नेता तैयार करो। बीजेपी नायब सिंह सैनी को लेके आई, जी वो 55 साल से भी छोटी आयु के हैं, हालांकि मनोहर लाल जी कंटिन्यू कर सकते थे। बिल्कुल आपको बिल्कुल फिर एक चीज और, जी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा ये कहती है, जी जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। जी जी हरियाणा में आप एक ही, अब अजयदीप लाठर जी मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं किसी जाट बिरादरी के नहीं खिलाफ जाता, पर किसी जी सारे, आप जाटों को जी 32 टिकटें दे रहे हो, जी जबकि उनकी संख्या के अनुसार उनकी 16 टिकटें बनती हैं, 17 बनती हैं, 20 बनती हैं। जी जी आप पंजाबियों को केवल 6 सीटें दे रहे हो, जबकि उनके 7 एमएलए बने हैं जी भारतीय जनता पार्टी के। आप ब्राह्मणों को की टिकट काट रहे हो, महाजन की टिकट काट रहे हो। जी तो आपको सभी, एक मैसेज चला गया था, बिल्कुल संदेश चला गया था, जी भी इस बार एक खास बिरादरी की सरकार आएगी, बाकियों के जी साथ जाति करेंगे। जी और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उसका जो मीडिया का, जो उसका सोशल मीडिया का सेल है, उन्होंने 2016 के जाट आंदोलन की वो वीडियो चलाई, जी जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहा है, खट्टर पट्टर जहां से आए हैं उनको बिल में डाल के आएंगे, वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल करे। तो बिल्कुल ये जो बातें हैं, इसका मैं ये मानता हूं,
2024 की विधानसभा की हार के लिए स्वयं हुड्डा परिवार जिम्मेवार है, स्वयं जी। कांग्रेस हाईकमान जिम्मेवार है। और एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, जी। 90 के स्थान पर 120 सीटों पे चुनाव लड़ा। 120 सीटों पे कैसे? जी। सिरसा में कांडा को मदद करी, कांडा को अभय बिल्कुल। सिंह से मिलाया, जी। डबवाली में अपना उम्मीदवार खड़ा किया लेकिन वोट मांगे इनेलो के लिए, इनेलो के लिए। रांझा जी। में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वोट मांगे इनेलो के लिए। जी। इसी जी। प्रकार कुछ जगह पे इंडिपेंडेंट को खड़ा किया। तो कांग्रेस को अगर बीजेपी का अगर मुकाबला करना है तो उन्हें अपने संगठन को और भविष्य को देखते हुए अपना जी। संगठन बनाना होगा। जी। उसके अतिरिक्त कड़े निर्णय उसके लेने लिए होंगे। क्या करना होगा भाटिया साहब? मैं आपको बीच में माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं। उसके लिए कांग्रेस को क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो फिर जिस हिसाब से आपने बताया, जो जो षड्यंत्र कांग्रेस के बीच में रचे गए और हुड्डा साहब की उसमें सक्रियता दिखी आपके हिसाब से, तो सबसे पहले तो फिर हुड्डा साहब को ही साइडलाइन करना पड़ेगा ना? नहीं, निश्चित रूप से आप मैं कहता हूं आप सभी को साइडलाइन में करें, आप कड़े निर्णय लें। अभी जी। अगले 4 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं है। बिल्कुल। 4 वर्ष तक लोकसभा का चुनाव आएगा। अगर आप जी। अब भी निर्णय नहीं लेंगे 13 सालों से, आप ये देखो, जी। एक चीज मैं और बता दूं, जी। हुड्डा साहब के आने के बाद कितने नेता कांग्रेस छोड़ के गए, किसके कारण छोड़ के गए? जी। हिसार जी। में कुलदीप बिश्नोई के जाने से हम 3 सीटों पे कांग्रेस कमजोर होती है, कम से कम नलवा जी। सीट, जी। बरवाला सीट, उसके बिल्कुल। बाद आदमपुर सीट, आदम। चाहे वो आदमपुर से कांग्रेस जीत गई हो। जी। जी। उसके बाद भिवानी में आपने किरण को निकलवाया, धर्मवीर पहले छोड़ के गए, आप राव इंद्रजीत छोड़ के गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के गए। जी। आप एक एक नेता को चुनकर जी। कांग्रेस से अगर बाहर करेंगे, कांग्रेस में कभी मैं फिर एक बार कहूंगा, पंजाबी समुदाय से 19 एमएलए आते थे, भजनलाल में 9 मंत्री थे। जी। आप सभी समुदाय को जब साथ लेके नहीं चलेंगे, आप ये संदेश नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ये संदेश दिया, हम 36, वो जाटों की भी पार्टी बनने लगी है, जी। सबको ये जी। संदेश दिया भी हम केवल गैर जाट की पार्टी नहीं है, जी। जाटों की भी पार्टी है। उन्होंने जाट को बनाया, राज्यसभा सुभाष बराला को भेजा, बिल्कुल। उससे पहले उसको अध्यक्ष रखा। ओम बिल्कुल। प्रकाश धनखड़ चाहे चुनाव 50,000 से अधिक हार गए लेकिन उनको बनाया। आपको जी। सभी दलों को, सभी जातियों को, सभी समुदायों को जी। साथ रखना होगा, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आपका संगठन 13 सालों से, अशोक तंवर क्यों छोड़ के गया था? जी। अशोक तंवर की कितनी, वो ठीक है, वो अपनी गलतियों के कारण फिर वो घूमते फिरते कांग्रेस में आ गए, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जी। जी। केजेपी, जी। वो अलग बिल्कुल। बात है। जी। लेकिन हुड्डा साहब की वजह से अगर आप सबको केवल दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री जी। बनाने के लिए जी। उनके मुकाबले में किसी को नहीं उभरने देंगे, तो ना दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना कोई और बन पाएगा। आप चलिए, उभरने दो, आपका बिल्कुल नंबर बिल्कुल आएगा। माफी चाहूंगा मैं बीच में अब आपको टोक रहा हूं क्योंकि पवन बड़ी देर से देख रहे हैं, लेकिन एक जी चीज मैं आपसे भी पूछूंगा, पवन के से भी पूछूंगा और अजय से भी पूछूंगा, ये जाट जाट क्या होता है? क्या जाट हमारा ही अंग नहीं है? एक बार बार हरियाणा में इस चीज की बात कही जाती है, जैसे मैं ना इस एक विधानसभा में मुकेश- भी बात उठी मुकेश है। भाटिया जी, एक मिनट मैं बोल लेता हूँ एक बार। मैं 1 मिनट 10 सेकंड में मैं जवाब जी दे दूं। जी जी हम भाटिया पढ़े साहब, आप लिखे हैं। वरिष्ठ हैं, आप अपनी अब बात मैं कहें। उसके बाद आप चले जाना पवन जी के बाद। जी मैं दे दूं, जाट क्या होता है? वकील पढ़े लिखे होते हैं, वहां भी जातिगत, हमारी जो चुनावी राजनीति है उसमें जातिगत इस हद तक हुई है, जी डॉक्टरों में भी जाट और गैर जाट हो जाता है, पत्रकारों में भी हो जाता है। इसलिए इससे जी बचना नहीं चाहिए। जी सभी राजनीतिक दल जी जातिगत आंकड़े लेके टिकटें बांटते हैं। अब जी आप पवन जी के पास जा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं, देखिए लेकिन मैं पवन आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को, क्योंकि ये बहुत संजीदा सवाल है। मैं क्या जाट इसी नाम बात पे का आता हूं। भाटिया हवा जी ने नहीं बड़ा अच्छा खड़ा कर विश्लेषण दिया गया है यहां पर पिछले कुछ समय से? मुकेश जी, देखें मुकेश जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े जी लंबे समय से दोनों की बात सुनी, मैंने अजय जी की भी और भाटिया जी की भी, दोनों ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। जी लेकिन जब कास्टिज्म की जहां तक बात आई है, तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन की पहली क्वालिफिकेशन कास्ट की है, ये तो मान जी के चलिए जी आप। वो जी हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, जो और अदर पार्टी वो भी करती हैं।
लेकिन जी हम बात यहाँ हुड्डा साहब की चली हुई है। जी तो देखिए 2005 में जो हरियाणा में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो जी उसका उसके पीछे जो बड़ा कारण था ना, वो ये था कि जो पिछले 10-15 साल से चाहे चौधरी बंसीलाल की सरकार रही हो, उसके बाद चौटाला साहब की रही हो, तो वहीं वो कास्टिज्म वाली ही बात थी। तो जी एक वर्ग ऐसा था जो ये चाहता था कि अब इस इनके बजाय चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर बने और इसलिए बड़े पैमाने पर हरियाणा में सबसे तेजी आई। जी जब वो अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में कांग्रेस का सूर्यास्त हम बोले या डाउनफॉल बोले, उसमें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि जी उनके हाथ में तो क्या था, वो उसके लिए बहुत मैं मानता हूँ कि कांग्रेस आला कमान भी जिम्मेवार है। और जो चाटुकार लोग थे, जो गांधी फैमिली के इर्द गिर्द थे, उनका भी बड़ा रोल रहा है इस मामले में। जी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा में बनाया गया, तो उन्होंने कांग्रेस, जो मूल कांग्रेस का वोटर था, जी वो उसी दिन कांग्रेस से नाराज हो गया था 2005 में, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की शपथ ली। अच्छा और 2005 से ही हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस का मूल वोटर था, वो उसकी बजाय, और जो लोकदल का जो वोटर था, उसको कांग्रेस में घुसाना शुरू कर दिया। अच्छा जी और धीरे धीरे करके, जी, और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मंडली देखेंगे ना, उनके चारों तरफ जो जी लोग देखेंगे, वो देवीलाल के स्कूल से आए हुए लोग हैं, न कि कांग्रेसी थे। जो कांग्रेसी थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थे, राविंदर जी थे, या चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, और बहुत भजनलाल, चौधरी भजनलाल थे, वो सब उनको आला कमान में अपना प्रभाव रखे। वो पता नहीं प्रभाव कैसे उन्होंने अपना बढ़ाया, लेकिन उन सबको दूर कर दिया। अब जी वो मास लीडर थे, जिनके पास बड़ी संख्या में वोट भी थे, और वो वोट था जो जिसका लोकदल के वोटर से जो है ना वैचारिक मतभेद था। अब बिल्कुल कांग्रेस में क्या हुआ कि सारा लोकदल का वोटर आ गया, जो कांग्रेस का मूल वोट था, उसको जगह नहीं मिल रही थी, वो कहाँ जाए, वो चौटाला साहब के पास जा नहीं सकता था, बीजेपी मजबूत नहीं थी। तो 2014 के बाद 2019 में भी चौटाला साहब की आप सीटें देखिए, 30 होगी थी उनकी, 30-32 सीटें होगी थी। लेकिन वो जो वोटर था कांग्रेस का, वो फिर भी थोड़ा सा रुका कि क्या जी पता कांग्रेस में कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ, वो भजनलाल के पास भी चला गया, लेकिन वो दाएं बाएं नहीं गया। जी लेकिन जब 2024 के चुनाव में, हम 19 के चुनाव, 14 के चुनाव में, सॉरी, जी 14 के चुनाव में जब बीजेपी का अल्टरनेट मिला, जी तो आप देखिए जो लोकदल का पूरा वोट था, वो तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, और जो जी कांग्रेस का वोट था ना, वो पूरी तरह से बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। अच्छा आज यही हालत है। जी जी। और हुड्डा साहब ने बड़ी, हुड्डा साहब के बारे में एक कहावत और भी है कि हुड्डा साहब वो प्लेयर हैं, जो कबड्डी के वो प्लेयर हैं, जो एक दूसरे पाले में चाहते हैं कि मैं ऐसी रेड करूं कि वहां कोई प्लेयर ही ना हो, और मैं नंबर ले अच्छा आऊं वहां से। तो जी हुड्डा साहब ने धीरे धीरे करके कांग्रेस के, देखो कितने बड़े बड़े, कांग्रेस बड़ी सुंदर और अच्छी लीडर्स वाली पार्टी थी, हुड्डा साहब ने धीरे धीरे करके सबको खत्म जी किया। और जी आज इसी कारण है कि इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हुड्डा साहब का देखो प्रभाव भी था, हुड्डा साहब का, रोहतक, जी और कहाँ कौन जीत जाए ये कुछ नहीं होता। नायब सैनी जी हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नारायणगढ़ है, वहां भी कांग्रेस जीती है, बीजेपी हार गई। जी तो कहाँ जी कोई जीत जाए कौन हार जाए, इस बात, ये तो कोई पैमाना है नहीं, मैं नहीं जी मानता। वो जी सैनी जी की घरवाली जिला परिषद का चुनाव भी हार गई थी, तो जी वो कोई बात नहीं होती कौन जीत, वो पब्लिक का मूड होता है। जी लेकिन ये जरूर है कि प्री प्लान हुड्डा साहब ने और उनकी जो मंडली थी, उसमें जो उनके साथी थे, उन्होंने ये पहले ही तय किया हुआ था। हम भी चंडीगढ़ में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारी जी बातचीतें होती थी, जी तो जो हुड्डा साहब के नजदीक के आदमी थे, वो इस बात को मानते थे कि बस हमारा आंकड़ा 40-42 के पास रहना चाहिए, जो भाटिया बिल्कुल ने कहा। जी और जी उसी ट्रैप में कांग्रेस फंसती चली गई। और सबसे बड़ा कारण जो मैं ये मानता हूँ जी 24 के चुनाव में हार का, वो मैं शैलजा जी को मानता हूँ। अगर शैलजा जी को अगर ठीक टाइम पे मैनेज कर लिया जाता, वो जी एपिसोड के बाद जो नारनौंद की रैली में जो घटना हुई थी, किसी ने जी खबर को लेकर, अगर उसको कर जी लिया जाता। और दूसरा ये मैं मानता हूँ कि नारनौंद की एक सीट के लिए कांग्रेस ने हरियाणा की सत्ता गंवा दी। अच्छा देखिए जी, डॉक्टर अजय चौधरी का अपना नाम, वो देखो, जो बिल्कुल मैं किसी जो आज एमएलए बने हैं, चलो उनका भी अब वजूद होगा इसलिए वो एमएलए बने हैं वहां से। जी लेकिन अजय चौधरी से एक मैसेज गया शैलजा को लेके कि जी इनकी चलती नहीं है, और सरकार जब आ जाएगी तो भी ये हाशिए पी रही है। अच्छा ये एक जी मैसेज, ये मैसेज जी ने ट्रेवल किया। जी और जिस सेक्शन से शैलजा जी आती हैं, ये मान के चलिए जाट प्लस में तमार, जी हरियाणा में बड़ा मजबूत गठजोड़ था। और उसी के दम पे कांग्रेस जो हरियाणा में जो हम 60 सीटें की जो बिल्कुल हम एक एस्टीमेट जो हमारा आंकड़ा था, फिगर था, वो ये था कि ये दो कास्ट तो आ रही है, और धीरे धीरे करके दूसरी सीट में कास्ट भी जुड़ेंगे, तो कांग्रेस इस मेजोरिटी पे पहुंच जाएगी।
लेकिन बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली, जो देखिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव का बड़ा मजबूत है। हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को थोड़ा सा पार्लियामेंट इलेक्शन में श्रुति को टिकट नहीं लेने दी, दान सिंह को दे दी। अगर वहां भी अगर हुड्डा साहब का कैंप किरण चौधरी को मैनेज करता तो आप यकीन करिए दान सिंह चुनाव जीत जाते। मतलब एकला चलो की राजनीति जो थी उसने हुड्डा साहब का तो नुकसान किया ही किया, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हुड्डा साहब ने अपने किसी को साथ लेके चलने की जरूरत ही नहीं समझी। नहीं सब वो ओवर कॉन्फिडेंस इतने थे कि अब सरकार तो आई, लोगों में विरोध है बीजेपी का और भी लोगों के पास कोई अल्टरनेट है नहीं। लेकिन जो है ना बीजेपी का जो बूथ लेवल पे जो उनका मैनेजमेंट चलता है और हर चीज पे वो बारीकी से नजर रखते हैं। उन्होंने किरण चौधरी को पकड़ा, दूसरी जगह और लोगों को भी पकड़ा, टिकटें चेंज की उन्होंने और वो मैनेजमेंट करके, और उसी का परिणाम है कि वो देखो 48 सीटें वो ले गए बुरी पोजीशन में भी, और कांग्रेस इतनी अच्छी पोजीशन होते हुए भी 37 पे आ गई। वो सब इसीलिए हुआ। एक तो मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादा सेल्फिशनेस थी हुड्डा साहब की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो डंक मार गई। और जहां तक अब ये बात चल रही है कि देखिए कांग्रेस, मेरा ये मानना है, अपना विचार हो सकता है गलत हूँ मैं, कि कांग्रेस आलाकमान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुड्डा साहब को इग्नोर करे। अच्छा, मैं नहीं मानता इस बात को जी क्योंकि देखिए मान लीजिए पहले ही कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस की हालत अच्छी आज के दिन है नहीं जी किसी भी तरीके से। और मान लीजिए वो कांग्रेस को अगर इग्नोर भी कर देते, मैं ये नहीं कहता कि हुड्डा साहब 32 में से 28 एमएलए तोड़ लेंगे, 30 तोड़ लेंगे, लेकिन फिर भी अगर 15-20 एमएलए तो उनके साथ है ही, ऐसी बात नहीं है। जो डेटरमिनेंट वो उनके साथ चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो डेंट कर देंगे, कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी, पूरे देश में गलत मैसेज जोर जाएगा। इसलिए आला कमान ऐसा कुछ करेगा नहीं, जो भी बनेगा उनके, मेरा ये मानना है आपसी सहमति से, मतलब अब आला कमान सबको साथ लेकर के उनकी अनुशंसा जरूर रखी जाएगी, अनुशंसा जरूर रखी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के विचार हो सकते हैं हुड्डा साहब के प्रति कुछ अलग हो, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका की तरफ कहीं ना कहीं। चलिए मैं इस मुद्दे पे अलग से आऊंगा क्योंकि अजय दीप लेट हो रहे हैं, उनको जाना भी है। अजय, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक क्या मैं 2 सवाल पूछ लेता हूं, इन दोनों पे एक्सप्लेनेशन चाहूंगा आपकी। पहली चीज, जो हुड्डा साहब के राज में, जैसे क्योंकि आप खुद वो वही वाली बात आ गई कि आपसे बढ़िया इस सवाल को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जाट जाट जाट, आखिर इतना डर हरियाणा में इस शब्द के प्रति क्यों पैदा किया गया? पहला सवाल। क्या, क्योंकि मेरा खुद का मानना है, मेरे कई जाट मित्र हैं और मुझे आज तक उनमें और अपने में कोई फर्क दिखा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हुड्डा साहब को एक इस तरीके से जाटों के इर्द गिर्द वाले घेरे में नहीं घेर लिया गया? और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में भी, चाहे वो जाट आंदोलन की, जाट आरक्षण की बात हो या किसान आंदोलन की बात हो, जाटों को स्पेशली एक पॉलिसी के तहत टारगेट कर दिया गया ताकि हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट में सारे समीकरण बट जाएं। देखिए मुकेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये कहा जाता था कि हुड्डा ने अगर मान ली तो फिर ये समझ लेना कि जाट नहीं है। अच्छा। और वो मानता भी नहीं था। शुरुआत के दौर में वही डी पार्क के चारों ओर की उनकी मंडली जुंडली जो भी थी, उसमें ज्यादातर बनियों और पंजाबियों का ही दबदबा था, जिसको मतलब किसी आदमी किचन कैबिनेट बोलते हैं जी। और लोग ग्रामीण इलाकों में एक लोगों में आम धारणा थी, बोले कि भाई ये तो शहरी जाट है, उसको एक तरीके से ये बोलते रहे कि ये तो पंजाबी है, ये मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं जी। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जहां जो बिरादरी वर्चस्व में होती है तो निश्चित तौर पर वो तरक्की भी करते हैं जी जी। जाट JAT, जस्टिस एंड ट्रूथ जी, ये एक जाट की परिभाषा है जी। और इसको अलग अलग मौकों पे साकार होते भी हमने देखा है। फिर जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि हरियाणा की जो राजनीति थी ना, हरियाणा में तो देखिए चौधरी बंसीलाल भी जाट थे, चौधरी देवीलाल भी जाट थे, ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री थे, वो भी जाट थे, मतलब हरियाणा के अंदर। लेकिन कांग्रेस में बंसीलाल जी चले गए, भजनलाल यहाँ बन गए, उन्होंने कांग्रेस पे एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया। भजनलाल ने भी बहुत जताने की कोशिश की कि मैं जाट हूं, लेकिन उनको ये मान लिया गया कि नहीं, ये गैर जाट की राजनीति करते हैं और ये गैर जाट है जी। मतलब वो चीजें, कांग्रेस का मतलब ही ये था कि गैर जाट
और लोकदल का मतलब था कि जाट। जी दो ही पार्टी थी। बीजेपी केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। बीजेपी को बोलते थे कि ये तो भाई ब्राह्मण बानिए की पार्टी है। बिल्कुल बोले कि नहीं। ये मैं तो जब मतलब एक। हरियाणा में नया नया आया था, मैंने जी पत्रकारिता शुरू करी थी उस वक्त, तो उस वक्त भी यही कहा जी। जाता था कि 4-6 सीटों की पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का कोई ऐसा भविष्य भी नहीं है हरियाणा के अंदर। होता भी यही था, चाहे उन्होंने चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार बनाई, चाहे उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ सरकार बनाई, तो वो समझौते में सरकारें बनी थी। और उसमें भी आप देखेंगे तो शहरी सीटें जो थी वो बीजेपी को मिलती थी। ग्रामीण सीटें या तो हरियाणा विकास पार्टी को मिली या लोकदल लड़ती थी उनपे। और जी जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन भी वही था कि वो ग्रामीण और शहरी का, वो वहां तक तो थी ये चीजें। लेकिन ये जैसे ही आगे चीजें बढ़ी, जी जाट आरक्षण की एक बात चली कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। जी और उसका उसका जो बीज बोने वाला इंसान था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही था, जी जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले, जी 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले उस चीज का एक नोटिफिकेशन करवा दिया, गवर्नमेंट से आदेश जारी करा दिया और तुरंत आचार संहिता लग गई। वो मामला इतना ज्यादा हो गया। और मैं खुद मतलब मैं और हरियाणा के कितने ही अन्य जाट बिरादरी के नेता या पढ़े लिखे लोग इस जी इतने शुरू से नहीं रहे हैं जी कि जहां आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जहां आप दूसरों को देते हैं, आप लेते नहीं है, आप देने वाले हैं। जहां पे बिल्कुल जहां सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आपकी बिरादरी के रहे हैं, तो आप वहां देने वालों में हैं, लेने वालों में बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल। आपको वहां आरक्षण की जरूरत नहीं है। हम्म। आरक्षण की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें जरूरत है, जिनके पास कुछ है नहीं। जाटों के पास जमीनें भी थी उस समय तक, ये तो बाद में अर्बनाइजेशन हुआ, हाईवे निकलने लगे तो जमीनें भी घटी हैं 2004 के बाद। लेकिन जी और उन जमीनों को घटाने वाले कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनके ऊपर कितने मामले चल रहे हैं? ज्यादातर जमीनों के हैं, चाहे वो ईडी में है, सीबीआई में, जहां जहां भी वो मामले ऑन रिकॉर्ड है ये बात। जी जहां जी बिल्डरों को उन्होंने फायदा पहुंचाया, बाकायदा सीबीआई जांचों में ये पुष्टि हुई है। उन्होंने किसानों को अधिग्रहण का भय दिखा दिखा कर उनकी जमीन रातों रात वो बेचते ऐसे मजबूर किया। तो मतलब वो जाटों के तो हुए ही नहीं ना फिर। जी जी लेकिन उन जब 2016 में, हालांकि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन चुकी थी, 2016 में जो वो जाट आरक्षण के नाम पे आंदोलन हुआ, और उसकी भी जलने की शुरुआत कहां से हुई? रोहतक और झज्जर। जी किसका इलाका? किसकी किसकी बातचीत वहां पकड़ी गई थी? बाद में कोर्ट में भी मामला चला। किसकी किसके आपस की मोबाइल पे बातचीत पकड़ी गई? जी किसने जी मीटिंगें ली आके? किसने जी किसने ये मतलब ये कहा कि अलग अलग मतलब बिरादरियों की, कोई नेता बिल्कुल बिरादरियों की ऐसे बिल्कुल। सेंसिटिव मौके पे मीटिंग क्यों लेगा? जी तो वो जो जलाने की शुरुआत और वो सब भी हुई, वहां से समाज में एक बड़ा फ्रैक्शन खड़ा हुआ। जी और शायद बीजेपी ने ये मान लिया कि हाँ, हमें जाटों के खिलाफ राजनीति करेंगे तो हम सत्ता से नहीं जाएंगे। जी मतलब ये कहीं ना कहीं मैं इसको आधार मानता हूं जी कि ये चीजें हुई है। जी अन्यथा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जी कोई किसी को ये नहीं है कि उन्होंने केवल जाटों को ही नौकरी दी, अगर उन्होंने केवल जाटों को नौकरी दी होती या वो जाटों के प्रति सॉफ्ट होते, तो मेरे जैसे पत्रकार के ऊपर वो भारी भरकम मामले दर्ज ना कराते। जी 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 मतलब मैं कहीं नहीं मानता कि उन्होंने कोई एक तरफा किया हो या केवल जाटों के लिए किया हो। जी ये हो सकता है कि अपने हल्के में, सोनीपत में कितने लोगों को मैं जानता हूं आज भी जो हुड्डा कार्यकाल के दौरान नौकरी लगे, लेकिन वो नौकरियां इसलिए नहीं लगे कि वो जाट थे। वो जी नौकरियां किन्हीं और कारणों से लगे। जी वो बड़ी बात हो जाएगी, वो किन्हीं और कारणों से लगे। अब बिल्कुल इस साल यूपीएससी ने 1009 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। जी यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हरियाणा जी के जी 69 बच्चे आए हैं, चाहे वो किसी भी रैंक पे आए। लेकिन देश में 1009 बच्चों में से 69 बच्चे एक जी छोटे से प्रदेश से आगे निकल के आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हरियाणा के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। हरियाणा में एजुकेशन का जो लेवल है वो अच्छा है। जी हरियाणा आर्य समाज की धरती रही है। जी यहाँ यहाँ चीजें हैं, अभी उनके फॉलोवर्स हैं, जी शिक्षा के ऊपर यहाँ ध्यान दिया जाता है। जी तो अब कुल मिला के ये है कि किस उस तरीके से टारगेट करना एक गलत है। मैं उस बिल्कुल चीज को गलत मानता हूं।
जी और अब राजनीतिक मजबूरियां होती हैं पार्टियों की। जी महाराष्ट्र में भी किया था। बिल्कुल महाराष्ट्र में जी मराठा वर्सेस अदर्स हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल गुजरात में किया था, गुजरात में पाटीदार पटेल वर्सेस अदर्स हुआ था। तो बिल्कुल ये पार्टियों की भी मजबूरियां होती है कि जो बड़ा समुदाय है उसका वर्चस्व रहा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा सा अगर टारगेट करेंगे तो तमाम छोटी बिरादरी या जो उसके विरोधी जो लोग हैं वो जी इकट्ठे हों, वो एकजुट हो। जी चलिए और मैं ये चीज इसी हम सवाल से हर जगह आगे देखते आए हैं। आगे बढ़ता हूं। अब क्या लगता है हरियाणा में हुड्डा जो जाटों के एक हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव बना दिए गए थे या कांग्रेस के प्रति, क्योंकि हुड्डा साहब को पावर भी इसीलिए कांग्रेस ने दी थी क्योंकि उनकी सोच ये थी कि जाट जो हैं वो हुड्डा साहब के साथ चलेंगे। तो नहीं अब नहीं नहीं आप नहीं, उस जी समय पावर देने की मैं ये नहीं मानता। उस समय क्या था, चौधरी भजनलाल बहुत बड़े लीडर थे। जी वो, उनका नाम नरसिंह राव के साथ भी जुड़ा था उनकी सरकार बचाने में। जी बड़े नेता थे चौधरी भजनलाल। जी कांग्रेस ने जब 67 सीटें जीती तो उस समय तक चौधरी बंसीलाल भी कांग्रेस में आ चुके थे। उस समय ओम प्रकाश जिंदल भी कांग्रेस में थे। आज जी उनका परिवार भाजपा में है। जी उस समय बड़ा चेहरा थे ओम प्रकाश इंद्रजीत चौटाला के खिलाफ खुलकर बोलने वाले जी कर्ण दलाल भी थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे जी पार्टी के। जी खुद रणदीप और ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। खुद जी सोनिया गांधी उनकी वोट मांगने के लिए आई थी। नरवाना नवदीप स्टेडियम में मैंने वो रैली कवर की थी। जी और उस समय कुमारी शैलजा ऑलरेडी बड़ी नेता थी। जी कुमारी शैलजा कितनी बड़ी नेता है इसका अंदाजा मुकेश जी आप इस बात से लगाइए कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अपनी बेटी की शादी की, जी दो बच्चे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, एक बेटा एक बेटी, बेटी जी बड़ी है। बेटी जी की शादी की तो वो जो शादी का जो पूरा कार्यक्रम था वो कुमारी शैलजा की दिल्ली कोठी पर हुआ था, जी जो जी मंत्री रहते हुए उनका सरकारी निवास था। जी यानी कि आप सोच के देखिए कि बड़ा आदमी कौन, जिसके घर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बेटी की विदाई करते हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा आदमी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल कुमारी बिल्कुल शैलजा उनसे बड़ी नेत्री हुई या नहीं हुई? बिल्कुल और बाद में कि इनके पास सत्ता ना जाए केवल इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हरियाणा में बिल्कुल बंटाधार कराने का काम किया इस 2024 के चुनाव में। जी। तो अभी आपको क्या लगता है अब ये आने वाली जो कला है ये कहां तक चलेगी, कहां तक कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए मुझे तो यही लगता है कि अब जो है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राह आसान नहीं है। राहुल गांधी 4 बार हरियाणा आए हैं मोटा मोटी, जो वो अलग अलग कार्यक्रमों में, जैसे वो बजरंग पूनिया के अखाड़े में आए थे, जी जैसे वो ट्रांसपोर्टर से ट्रक ड्राइवरों से मिलने के लिए अम्बाड़ा आए थे, जैसे जी वो गोवाना के पास जो है धान लगाने वाले मजदूरों से मिलने के लिए आए थे, या जी अब वो विनय नरवाल जो लेफ्टिनेंट था जो पहलगाम हादसे में चले गए, उनके घर करनाल आए थे। जी इन 4 आयोजन में एक बार भी राहुल गांधी के कार्यालय से या राहुल गांधी की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सूचना नहीं दी गई। जी ताजा जो विनय नरवाल के घर आए तो भी केवल प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए सूचना दी गई थी। जी जी अंदर राहुल गांधी उस परिवार से मिले, उस परिवार के सदस्यों से मिले, तो वहां कोई दीपेंद्र हुड्डा नहीं था जबकि वो बाहर मौजूद थे। जी वहां फोटो में वीडियो में भी उस तरीके से उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, हम इस मामले में बिल्कुल ये आकलन कर सकते हैं कि अब जो है उल्टी गिनती की शुरुआत तो हो चुकी है, जी लेकिन उसकी लिखित में आदेश कब और कैसे जारी होंगे ये देखने वाली बात होगी बस। जी चलिए आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन इतना साफ तौर पर आपने बता दिया कि अब लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का सूर्यास्त हो चुका है। आप तो ये बिल्कुल घोषित कर चुके हैं। हाँ, इसकी ऑफिशियली डिक्लेरेशन कब होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर आप लेट हो रहे हो मुझे तो अजय हाँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल। अभी आपको भविष्य में भी हम तंग करते रहेंगे क्योंकि ये मुद्दा जो है मुझे अपनी टेक्निकल टीम से भी पता लग रहा है कि शुरू में हमारी वॉइस में भी दिक्कत आई है, कई जगह नहीं जा पाई है। मैं 2-3 दिनों में पुनः आपसे संपर्क करूंगा और इसी मुद्दे को हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि तब तक मेरे पास
कांग्रेस के अंदर के और इनपुट आ जाएंगे। अब आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजयदीप जी। जी जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार जी, मैं अब सुरेंद्र भाटिया जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, आप क्योंकि अब वो छोड़ गए हैं बीच में हमारे, तो मुझे दोबारा ये टेक्निकल टीम को बोल करके सारी फ्रेम्स को दोबारा सेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप सबको मेरी आवाज शायद आ रही होगी, तो मैं अपनी जी। आवाज के जरिए ही पूछता हूं। सुरेंद्र जी, अब मान लिया इस बार जो भी जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इस बार जितनी भी हार हुई उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे बड़ा कारण थे, पहली चीज। लेकिन क्या हाईकमान, जिस तरीके से पवन शर्मा ने कहा, क्या हाईकमान इतना बड़ा जोखिम उठा पाएगा हुड्डा को साइडलाइन करने के लिए? क्योंकि आज भी जितने भी एमएलए जीत के आए हैं उनमें से 90 to 98% अकेले हुड्डा के ही बताए जाते हैं कैंप के। तो हाईकमान इतना बड़ा रिस्क लेने की हालत में है आपके हिसाब से? ऐसा मुकेश जी, मुझे भी 5-10 मिनट में आपको एक बार लीव करना होगा, क्योंकि मेरा भी कोई समय है 1:30 बजे। मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। एक तो 98% नहीं है, जी उनके साथ 37 में से 31 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उन 31 में से भी 10-12 को मैं ये जानता हूं, जो 10-12 किसी भी कीमत पे, अगर हुड्डा साहब कोई कांग्रेस में ऐसा कोई खेल खेलते हैं, भी छोड़ते हैं, तो मुझे ये लगता है 10-12 लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पे उनके साथ नहीं जाएंगे। और पार्टी छोड़ने वाली स्थिति में ये भी हो सकता है, पहली बात हो सकता है हुड्डा साहब भी ना छोड़े, हम ऐसे ही उनके बारे में ना करें, लेकिन अगर कांग्रेस अब उन्हें हुड्डा को कमान देती है तो मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान की जग हसाई होगी भी। अगर उनको ही बनाना था तो आपने अक्टूबर महीने में आपने सब विधायकों से बात कर ली थी, तभी बना लेते। इसलिए हमें ये लगता है, जो हम इतने वर्षों से राजनीति को कवर कर रहे हैं, हुड्डा साहब को नहीं बनाया जाएगा। हुड्डा साहब के किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसपे कुमारी शैलजा भी और रणदीप सुरजेवाला भी, तीनों सभी हों, और वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट चल सकता हो, तीनों को साथ ले सकता हो। अब ये कांग्रेस की बहुत बड़ी द्वंद है भी, कांग्रेस करे क्या। हुड्डा साहब के कांग्रेस हाईकमान पे बड़े एहसान भी हैं। अब वो एहसान किस ढंग से हम टीवी चैनल पे लाइव पे कह भी नहीं सकते। मैं समझता हूं जी, ज्यादातर दर्शक हमारे समझ गए होंगे इस चीज। हाँ, तो इसलिए किस ढंग से उनको साइडलाइन करेंगे। अगर उनको पार्टी की राजनीति करनी है तो मैं एक किस्सा चौधरी देवीलाल का बता देता हूँ। राजनीति में कोई किसी का सका नहीं होता। एक कांड हुआ था, चौटाला साहब भी स्वर्ग में चले गए, और देवीलाल जी, चौटाला साहब कुछ विदेश गए थे, किसी को 10-12 घड़ी अपने दोस्तों के लिए लेके आए थे, वो कस्टम ने पकड़ ली तो उन्होंने कहा मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। तो राजनीति अगर आपको करनी है तो हुड्डा साहब को साइडलाइन करना होगा, कांग्रेस पार्टी को। अब किस ढंग से करते हैं, क्या करते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन अगर हुड्डा साहब को फिर कमान दे दी तो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में वही हालात होगी जो बिहार और यूपी और बाकी प्रदेशों में कांग्रेस की हो चुकी है। मतलब ढाक के 3 पात ही रहेंगे अगर नेतृत्व में परिवर्तन नहीं हुआ तो जाते जाते। नहीं, निश्चित रूप से आपको सभी जातियों के, आप जात बिरादरी से ऊपर नहीं उठ सकते। आप 20-22% की एक जाति को ही अगर महत्व देंगे, चाहे पार्टी ना महत्व देती हो, लेकिन धरातल पे ऐसा लगता है, जो बात अजय दीप जी कह के गए, मैं तो रोज देखता हूँ हुड्डा साहब की टीम में पूरा लोकदल है और बीजेपी की टीम में 50% लोकदल है, 30-40% कांग्रेस है, और 10% केवल मूल कैडर के लोग जो है आरएसएस के और बीजेपी कैडर के रह गए हैं, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय है, चाहे कुछ हो। उन्होंने तो नोइंगली ऐसा किया, उन्होंने तो इसलिए किया भी उनके पास वोट नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों को लेके आए। और यूज एंड थ्रो की नीति भी भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई के साथ हो, आप देखेंगे बाकी नेताओं के साथ भी होगा। उनकी अपनी राजनीति है। कांग्रेस को उसके मुकाबले में ये राजनीति करनी है, वो उनको ये छोड़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक और राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह इनेलो को
जी कमजोर नहीं होने देना चाहती, इसलिए उन्होंने 2 सीटें जितवाई ताकि जाटों में जी डिवाइड रहे। जी एक धड़ा जाटों का जो है वो लोकदल के साथ जाए, कुछ कांग्रेस के साथ जाए, और बाकी जातियां हमारे साथ चली जाए। तो जी ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हुए कांग्रेस को स्टेप लेने होंगे, तभी कांग्रेस हरियाणा में जीवित रह पाएगी, नहीं तो मतलब हालात ओवरऑल बहुत। सर्जरी की आवश्यकता जो है वो कांग्रेस को, क्योंकि अंतिम सवाल है आपसे, आपको भी जाना है, ओवरऑल सर्जरी की आवश्यकता कांग्रेस को है, और हाईकमान को अगर कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है तो इस सर्जरी को शीघ्र अतिशीघ्र अंजाम देना होगा। नहीं, अब समय भी है, 4 साल कोई चुनाव नहीं है। जो भी व्यक्ति, आप जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में आप ला सकते हैं, आप नया नेतृत्व लेके आए जो जी मेहनत करे, जिसमें कुछ आशा हो। आप एक ही व्यक्ति के साथ जाओगे, ना उसको आशा होगी और ना ही लोगों में उत्साह होगा। तो जी आप करो, सर्जरी करो, जिसको मर्जी लाओ, जी उसको पावर दो। जैसे आपने अहमदाबाद के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया है, जी जिला अध्यक्षों को हम शक्तियां देंगे, दो आप, जिसको मर्जी बनाओ आप दो। बिल्कुल। चलिए चलिए, सीटें आपका बहुत बहुत बड़ी है। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और इस मुद्दे पे डिटेल में आपसे बाद में भी चर्चा करेंगे। आज आप इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़े, इसके लिए सुरेंद्र भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अब मैं पवन जी के पास आ रहा हूं। पवन जी, अब हम दो ही बच गए हैं और दोनों खुल के जी बात जल्दी, कर थोड़ा सकते सा हैं। मैं भी, मेरे को भी थोड़ा सा काम है, जल्दी है, तो आप, चलिए फिर मेरे एक निवेदन काम है। करते हैं, आज इस मुद्दे को यहीं जो है वो क्लोज करते हैं, जी, और बहुत फिर बहुत कभी जो धन्यवाद है आपका। वो संयोग बनता है तो इस मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जी जाते जाते आप क्या अपनी इसी बात पे कायम हैं? क्योंकि देखिए, बाकी चीजें तो बाकियों से आपकी मिल रही हैं, लेकिन आपने एक चीज ये भी कह दी। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए 4 साल का टाइम अभी बाकी है, जी लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर कर सकती है। ये मेरा अपना विचार है। जी दूसरा, ये भाटिया जी ने जो बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये जरूर मैसेज देना होगा, चाहे वो आदमी जो भी सीएलपी बने या स्टेट प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का, वो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हो, लेकिन चेंजिंग जरूरी है फिलहाल। लेकिन जी हाईकमान को एक मैसेज भी कन्वे करना पड़ेगा पूरे प्रदेश में कि जी वो हुड्डा साहब के इतने चुंगल में भी नहीं है जितना ये इतना दिखाई दे रहा है। चलिए, मतलब इतना तय है कि घमासान जो है वो तो मचा हुआ है, नहीं, चेंजिंग मैं भाटिया जरूरी साहब भी की इस है। बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी मैं मुकेश जी भाटिया साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, अगर हुड्डा साहब को बनाना होता तो निश्चित तौर से अब तक बन गए, बन हुड्डा गए साहब बन होते। गए। अब जी हुड्डा साहब के पास सामने 2-3 दिक्कत है, वो ये भी नहीं चाहते कि रोहतक से बने जी सीएलपी, कोई रोहतक बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट से बनेगा तो फिर उनके लिए चैलेंज है ये बड़ा, जी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उम्र के इस बिल्कुल। अब जी मुकाम पे हैं कि जी कहीं ना कहीं वो दोबारा रिकवरी नहीं कर पाए, और वो जो उनकी फॉलोइंग है वो दूसरी जगह न शिफ्ट हो जाए कहीं। और वो जी ये भी नहीं चाहते कि फुल फ्लैश जो 5-7 उनके खेमे से अलग है, जो रणदीप के माने जाते हैं या कुमारी शैलजा के इसमें आते हैं, उनको भी दिया जाए। एक जी न्यूट्रल सा कोई जिसका मेलजोल तीनों से हो, जो रणदीप में भी जिसके ऊपर सहमत हो, हमारी बिल्कुल। शैलजा जी भी जिसके ऊपर सहमत हो, और हुड्डा साहब भी एग्री कर जाए कि हाँ ठीक है जी, इस बात में मैं सहमत हूँ, इन नामों पे मैं सहमत हूँ, तो वहाँ बात बन सकती है। लेकिन जी, इतना तो मैं मानता हूँ कि एकदम से हुड्डा साहब को सीएलपी हटा हुड्डा पाना साहब नहीं संभव नहीं बनेंगे है। ना। हाँ जी, और हुड्डा साहब शायद न बन पाए सीएलपी, लेकिन उनके बनेगा जो उनके अनुशंसा से ही जी, बनेगा, ये मैं उनकी मानता सहमति से ही बनेगा। चलिए, आपके हिसाब से इतनी जल्दी हुड्डा की राजनीति का सूर्यास्त होना हूँ। नहीं संभव नहीं, नहीं है, नहीं होगा लेकिन हाँ, पार्टी जी। हाईकमान को ऐसे कुछ कदम अवश्य उठाने पड़ेंगे जो भविष्य की राजनीति को जिंदा रख सके, क्योंकि हुड्डा साहब उम्र के उस मुकाम पे हैं जहां अगले जी, चुनाव तक वो इतने सक्रिय रह पाएंगे, इस पर भी थोड़ी सी शंका तो है। देखो उनकी जो फॉलोइंग है ना, आज भी कोई कुछ भी कहे, वो अभी भी मास लीडर हैं हरियाणा के। जी वो अलग बात है, सरकार नहीं बन पाई, इस बात में कोई शंका नहीं है। देखिए रोहतक में हार जीत होती रहती है, वो सोनीपत से हार गए, वो चाहे कुछ भी कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जलवा था, उसके जी बावजूद भी आप अब जैसे अजय भाई ने बताया कि वो दीपेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन आप ये देखिए ना मार्जिन कितना था। जी वो तो पूरे देश में डंका बज रहा था बीजेपी का, तो आप मार्जिन को भी तो देखिए ना, मार्जिन कितना था दीपेंद्र का और अरविंद शर्मा हार जीत बिल्कुल। का, 7-8 हजार तो था ही सारा। तो जी वो ये चीजें मायने रखती है। हुड्डा साहब को कांग्रेस, मैं ये मानता हूँ आज भी मास लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको इग्नोर करना मुश्किल
जी चलिए, आपने इतना समय दिया अजय, पवन जी माफ कीजिएगा मैं अजय का नाम ही, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद बट आपका। लेकिन इतना जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि चर्चा हमारी बिल्कुल सार्थक रही, और सार्थक में भी इतनी बातें हमारी आपस में ये तय हो गई कि जी हुड्डा साहब को अभी राजनीतिक सूर्यास्त कहना, आपकी मानूं तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन नहीं, हाँ, हाँ जी, युग जल्दबाजी। परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, जी और निश्चित तौर युग परिवर्तन में कांग्रेस किस तरीके के क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। जी जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भविष्य में भी बहुत आपको बहुत तंग करता शुक्रिया आपका रहूंगा मुकेश पवन जी। जी। जी धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। देखा आपने आज की चर्चा में क्या निष्कर्ष निकल के आया। हालांकि जल्दबाजी में ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हुई और आज टेक्निकली भी बहुत सारी खामियां आई, लेकिन अगर आप पूरी चर्चा को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि हुड्डा साहब की राजनीति जो है उसका सूर्यास्त जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो होने वाला है। हां, हालांकि वो वरिष्ठ हैं तो उनको भी वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने यह तय कर लिया है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए कुछ सीनियर नेताओं को अब रिटायरमेंट की मुद्रा में डालना होगा, और अब वही युवाओं को नेतृत्व सौंपना होगा ताकि वो संघर्ष करके कांग्रेस को फिर से आगे ले आ पाए। तो अभी सूत्र जो हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेपथ्य में जाना तो तय है, लेकिन उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है ताकि हुड्डा कैंप को भी बखूबी संभाला जा सके। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी शायद इस बार सिरसा की तरफ रुख करेगी। अब आप समझ गए। खैर, आने वाले वक्त में क्या होगा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और मैं एक स्पेशल एपिसोड आप सबसे ये वादा कर रहा हूं, ये वचन दे रहा हूं, एक एपिसोड 1.5 घंटे का स्पेशली हम इसी के ऊपर करेंगे अपने हरियाणा के दर्शकों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी खामियां हो गई और साथ ही हम पूरे प्रश्नों को ले भी नहीं पाए। तो इसके लिए जो है वो आप सबसे माफी चाहूंगा। जाते जाते आप सबसे विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हां, कमेंट करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे